हेलो फ्रेंड्स, द संकल्प कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्णमाला का तीसरा वीडियो में आज फिर से लेके आया हूं, जिसमें आपका तीसरा वीडियो आप देखिएगा। जैसे स्वर का हम वर्गीकरण कर रहे थे, उसमें जैसे कालमान के आधार पे, चाहे मात्रा के आधार पे, चाहे उच्चारण समय के आधार पे और चाहे उच्चारण काल के आधार पे मैंने स्वर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये बता दीजिएगा मित्र। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? तो पहले के नाम होता है ह्रस्व स्वर, दूसरे का नाम क्या है? दीर्घ स्वर, और तीसरे का नाम क्या है? प्लुप्त स्वर। ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें ह्रस्व स्वर उसे कहा जाता है जिसमें बोलते समय, उच्चारित करते समय हमें सबसे क्या लगे? कम समय लगे। ठीक। और दीर्घ स्वर में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। ठीक उसी तरह से प्लुप्त में क्या होता है? ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। ठीक मित्र। तो अब इसमें हमारे स्वरों की कुल संख्या जो होती है कितनी? 11। लिखित रूप से मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी? तो 13। और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? तो बताया था 10। उसमें से आप ध्यान दीजिएगा कि हमें 11 स्वरों का वर्गीकृत करना है। जैसे कम समय, अब ह्रस्व स्वरों की संख्या होती कितनी है? तो 4। कौन कौन सी होती है मित्र? तो एक आपकी अ, और एक आपकी क्या होती है? ई, और एक आपका उ, और एक मित्र होता है क्या चीज? री। ठीक है, री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका दीर्घ स्वरों की संख्या होती कितनी है? तो मित्र ये होती है कितनी? 7। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि आ के बाद क्या बच गया? बड़ी। उ के बाद बड़ा ऊ के बाद बचा क्या? ए, और ए के क्या बाद बचा? ऐ, और ऐ के बाद बचा आपका ओ, और ओ के बाद क्या बचा? औ। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और कितने? 7 ये, और 4 11 हो गए। ठीक उसी तरह से प्लुप्त स्वरों की संख्या जो होती है उसमें नहीं है। इसमें मान लिया जाता है, जैसे आप कभी यूज करते हैं अवग्रह, यहाँ पे इसका हम नाम जो देते हैं, इसको हम इसमें प्लुप्त स्वरों में एक हमारा अवग्रह के नाम से हम जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अवग्रह और अवग्रह का हम यूज कहाँ करते हैं? तो अवग्रह का यूज हम कभी भी, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसको चिल्लाने के लिए, चिल्ला के उसे बुलाने के लिए, चाहे उसे स्वीकृत करने के लिए, चाहे ठीक आप कभी देखते हैं कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई गाना वाना गाता है तभी इसको यूज किया जाता है। तो अवग्रह का प्रयोग, हमें प्रयोग में ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग में ध्यान दीजिएगा, प्रयोग में 2 चीजें में किया जाता है। प्रयोग में एक तो चिल्लाने में किया जाता है, चिल्लाने में। दूसरा जो होता है उसको गाने में हम यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, चिल्लाने में, गाने में। और यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, दूर खड़े खड़े व्यक्ति को बुलाने में, व्यक्ति खड़े व्यक्ति को बुलाने में। ध्यान दीजिएगा, बुलाने में। ठीक मित्र। तो ये आपका अवग्रह की बात हो गई। अब इसको ध्यान दीजिएगा, प्लुप्त स्वर। और ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि इसे हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? त्रिमात्रिक। और त्रिमात्रिक स्वर के नाम से हम जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी तरीके से मित्र आपको हम बताएंगे कि ह्रस्व स्वर को हम ये ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, इसको कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में कम, यानी ह्रस्व का क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। ठीक इसी तरीके से और भी इसके नामों से हम जानते हैं। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि हम इसको क्या करते हैं मित्र, कि इन सभी पार्ट को हम पहले क्या जानते हैं? एक तो ह्रस्व के नाम से हम जानते हैं। ह्रस्व के बाद हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो मूल स्वर के भी नाम से हम इन्हें जानते हैं। मूल स्वर के बाद हमें क्या हम जानते हैं? इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीजें मित्र क्या होती है? एक मात्रिक स्वर के बाद इन्हें हम एक लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। लघु स्वर के नाम से भी हम जानते हैं।
तो इतना जान दीजिएगा कि ह्रस्व स्वर का इतना नाम होता है। ह्रस्व स्वर के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर, इसको मूल स्वर, इसको एक मात्रिक स्वर और साथ ही साथ इसे हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरीके से हम दीर्घ स्वरों की बात करेंगे मित्र, तो इसमें भी 7 होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। आप कभी भी इसे दीर्घ स्वर के साथ साथ दीर्घ स्वर के साथ साथ इसे हम द्विव मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, मात्रिक स्वर के नाम से। और तीसरी जो बात होती है द्विमात्रिक स्वर के बाद, आप जान लीजिएगा, इसे हम बहुत बढ़िया से आपको कल ही बताए थे, इन्हें हम संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मैंने संधि में बताई थी, एक संधि होती है जो कि एक क्या होती है, संधि के 2 पार्ट बताए थे, एक क्या होता है सजातीय और एक विजातीय, उसमें भी 2 पार्ट हुआ था ना, ध्यान दीजिएगा। वही संधि स्वर के नाम से इन्हीं को हम जानते हैं, दीर्घ संधि स्वर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसे हम गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा, इन्हें गुरु स्वर के नाम से भी हम इन्हें क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है मित्र, तो इस बात को ध्यान पे रखिएगा और मैं कहूंगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी पे क्या करिए, नोट कर लीजिए। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए कि स्वर का वर्गीकरण जो तीसरा पार्ट है, यहाँ कालमान के आधार पे, मात्रा के आधार पे पूछे, चाहे उच्चारण समय के आधार पे पूछे, चाहे उच्चारण काल के आधार पे अगर स्वर का वर्गीकरण करें, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको 3 भागों में बांटते हैं। किनके भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा आपका प्लुप्त होता है। ह्रस्व में क्या होता है, सबसे उच्चारित करते समय सबसे कम समय लगता है। दीर्घ में क्या होता है, तो स्वर का क्या, ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। अब प्लुप्त में क्या होता है, ह्रस्व का 3 गुना, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, जिसको हम अवग्रह के नाम से जाना जाता है। अवग्रह, और इनका प्रयोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, इनको प्रयोग कभी भी चिल्लाने में, चाहे गाने में, चाहे दूर खड़े व्यक्ति को क्या करने में, बुलाने में किया जाता है। ध्यान रखिए भी। अब इसी तरीके से मैंने बताया था हर दीर्घ में कितनी संख्या होती है, तो 7। और दीर्घ स्वर का कई नाम होता है, इन्हीं शब्दों को हम, इन्हीं वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं, तो एक दीर्घ स्वर के नाम से, द्विमात्रिक स्वर के नाम से, संधि स्वर के नाम से और गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक उसी तरह से कम समय में इसको ह्रस्व स्वर के नाम से, इसको मूल स्वर के नाम से, इसको एक मात्रिक स्वर के नाम से और इनको हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्र, तो मैं आप जानूंगा कि वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो आप इसे तो क्या करिएगा, शेयर करिए और साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। और शेयर करने के बाद आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद।